हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल में राजेंद्र सांगला। इस सेशन में हम कक्षा 10 की कृतिका भाग 2 के अध्याय संख्या 2 जिसके लेखक नाम है कमलेश्वर। तो इस सेशन में हम कमलेश्वर जी के जीवन परिचय के साथ साथ इन्होंने जो यहाँ अध्याय लिखा है उनके सारांश के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय का नाम क्या है वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि पूछा जा सकता है कि कमलेश्वर जी ने कौन सा कृतिका भाग 2 पुस्तक में कौन सा अध्याय लिखा है, निम्नलिखित में से बताइए। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा लिखा है, जॉर्ज पंचम की नाक। इन्होंने एक कहानी लिखी है, यह वह भी किस रूप में लिखी है, व्यंग रूप में। यानी जब जॉर्ज पंचम साहब जब भारत आते अपनी महारानी के साथ में, अपनी पत्नी के साथ में आते हैं, तो उनका एक प्रतिमूर्ति लगाई जाती है। तो उस प्रतिमूर्ति क्या होता है कि अचानक किसी कारण से नाक नहीं होती है, नाक टूट जाती है, गिर जाती है, कोई तोड़ देता है पत्थर मारकर, किसी को पता नहीं चलता है, ऐसा हमें उल्लेख साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। तो क्या होता है, उस नाक के लिए यहाँ अपने इज्जत के लिए, क्योंकि नाक कहा जाता है कि इज्जत का प्रतीक है, तो एक व्यंग रूप में इन्होंने जॉर्ज पंचम की नाक एक व्यंग रूप में कहानी लिखी है। तो इस सेशन में हमें क्या पढ़ेंगे, सेशन में हम कमलेश्वर जी के जीवन परिचय के साथ साथ जॉर्ज पंचम की नाक जो लिखी है इन्होंने, उसका क्या पढ़ेंगे, सारांश पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे हम इस सेशन में, जीवन परिचय किनका, कमलेश्वर जी का, और इन जो कहानी लिखी है जॉर्ज पंचम की नाक, उसे सारांश के रूप में हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे जो मूल कहानी हमारी जॉर्ज पंचम की नाक, उसे पढ़ना है। और यह जो जॉर्ज पंचम की नाक है, आपको नाक दिखाई दे रही है, इस नाक के बारे में व्यंग रूप में कहा है कि अब हम लोग स्वतंत्र हो गए, अब भी आप गुलामी क्यों कर रहे हैं। अर्थात उस समय तो गुलाम था हमारा देश, लेकिन जब 1911 की बात करते हैं तो जब गुलाम था अंग्रेजों के, तो उस समय ही कहा था इन्होंने कि थोड़ा जागो और फिर आप लोग एक स्वतंत्र रूप में गुलामी के जीवन न जी करके आप एक दिखावटी जीवन, बनावटी शैली में न जी करके एक अपने मन के अनुसार कार्य करो। तो इन्होंने जब 1911 में जब जॉर्ज पंचम आते हैं तो उनके ऊपर ये व्यंग रूप में तंज कसा है इन्होंने। उसके बाद नेक्स्ट सेशन फिर हम पढ़ेंगे इस कहानी से संबंधित जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उनके बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। यदि आप लोगों को जीवन परिचय, सारांश इस कहानी का और मूल कहानी यदि हम लोग पढ़ लेते हैं अच्छे से और हमें अच्छे समझ में आ जाती है, तो अभ्यास प्रश्नों के से संबंधित हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों ध्यान से पढ़ना, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही होता है कि जितने समय मैं पढ़ रहा हूँ ना, आप लोगों को वो याद होना चाहिए। अब यह सब हमें कहाँ मिलता है पढ़ने को, तो हमारी पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है कृतिका भाग 2। तो ध्यान देना, कक्षा 10 पुस्तक का नाम है कृतिका भाग 2, जिसकी अध्याय संख्या है 2 और जिनके लेखक का नाम क्या है दोस्तों, कमलेश्वर। ठीक है, अब जीवन परिचय हम किसके देखने वाले हैं बेटा, कमलेश्वर जी का। किनका देखने वाले हैं, कमलेश्वर जी का। अब हम पढ़ रहे हैं क्या है, कमलेश्वर जी का जीवन परिचय। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कमलेश्वर जी का जन्म कब होता है, कहाँ होता है। तो मैं बता दूं आप लोगों को, इनका जन्म होता है 1932 ईस्वी में होता है। कहाँ होता है, 1932 में। कहाँ होता है, मैनपुरी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो कमलेश्वर जी का जन्म 1932 ईस्वी में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में इनका क्या होता है, जन्म होता है। और यदि मृत्यु की बात करें तो 27 जनवरी 2007 ईस्वी में दिल का दौरा पड़ने के कारण इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। तो भी जन्म कब होता है, 1932 ईस्वी में। मृत्यु कब होती है, 2007 ईस्वी में। कैसे हो जाती इनकी मृत्यु, दिल का दौरा पड़ने के कारण इनका निधन हो जाता है 27 जनवरी 2007। जन्म कहाँ होता है, मैनपुरी, जो किस राज्य में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। तो कैसे याद रखना है आप लोगों को, इस प्रकार से, किनका जन्म, किनका, कमलेश्वर जी का जन्म 1932 ईस्वी में होता है और मृत्यु कब हो जाती है इनकी, 2007। यदि दिनांक और महीना भी लिखो तो लिख देना 27 जनवरी 2007। किस कारण से इनकी मृत्यु हो जाती है, दिल का दौरा पड़ने के कारण। दिल का दौरा पड़ने के कारण इनकी क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। और जन्म कहाँ होता है, मैनपुरी में। और मैनपुरी कहाँ पड़ता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, याद हो गया। तो याद हो गया हो तो आगे चलें, क्योंकि आप लोगों को पता हो जाना चाहिए कि इनका जन्म कहाँ और कब होता है।
आगे बात करें, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया, एमए किया। जो मास्टर डिग्री होती है ना, जिसे हम पीजी भी कहते हैं, जैसे आप लोग अब बीएससी करोगे तो एमएससी करते हो, या बीए करते हो तो फिर एमए करते हो। तो जैसे एमएससी करते हैं मास्टर डिग्री होती है, वैसे ही एमए मास्टर डिग्री होता है। तो कहाँ से किया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से क्या करते हैं, वो एमए करते हैं। दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशन के पद पर कार्य करने वाले कमलेश्वर ने कई पत्र पत्रिकाओं का क्या किया, संपादन किया, जिसमें प्रमुख हैं सारिका, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर। कौन कौन सी हैं, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण और सारिका। तो ध्यान रखना, यानी कि ये महानिदेशक के पद के अतिरिक्त बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं क्या किया, इन्होंने संपादन किया, जिसमें कुछ प्रमुख हैं जैसे सारिका और दैनिक जागरण, एक और है इनका दैनिक भास्कर के नाम से। ठीक है, और एमए कहाँ से करते हैं, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत कमलेश्वर को भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखना, यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार तो इन्हें मिल चुका है, साथ में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण, क्या पद्म भूषण भी से भी नवाजा जा चुका है। तो याद हो गया, क्या क्या पढ़ा दिया मैंने अब तक। इनका जन्म कब होता है, 1932 ईस्वी में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में, और दिल का दौरा पड़ने के कारण 27 जनवरी 2007 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। फिर बताया मैंने कि इन्होंने एमए किया इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। फिर मैंने कहा इन्होंने बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं क्या किया, संपादन भी किया है, जैसे सारिका, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर। ठीक है, और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण भी दिया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से ये सम्मानित या नवाजा जा चुका है। नई कहानी के आंदोलन के अगुवा रहे कमलेश्वर की प्रमुख रचनाएं हैं, यानी कि ये किस कहानी के प्रमुख लेखक माने जाते हैं, नई कहानी के, जो लगभग 1954 ईस्वी के आसपास लिखी जाती है। अब कुछ कहानी संग्रह हैं इनके, कौन कौन से कमलेश्वर जी के, राजा निर्बंसिया, क्या है, राजा निर्बंसिया, खोई हुई दिशाएं, कौन सी है, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर, 16 छतों वाला घर, जिंदा मुर्दे। तो याद करना है आप लोग, कहानी संग्रह कौन कौन से हैं, राजा निर्बंसिया, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर और जिंदा मुर्दे। याद हो गया। याद करना है बच्चों, यदि पूछा जाए कि कमलेश्वर जी के जीवन परिचय के साथ साथ उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करें या उनकी रचनाओं के बारे में लिखें, तो आपको याद होना चाहिए। यानी कि ये नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार माने जाते हैं, या आगे लाइन में जैसे हम कहते हैं ना, सबसे आगे अगुआ कवियों में इनका नाम मशहूर था। जैसे इनकी कुछ प्रमुख कहानी संग्रह हैं, जैसे राजा निर्बंसिया, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर और फिर है जिंदा मुर्दे। उसके बाद बात करें हम उपन्यास। तो उपन्यास कौन से हैं, एक तो है वही बात, कौन सा है दोस्तों, वही बात। फिर आता है आगामी अतीत, डाक बंगला, कौन सा है, डाक बंगला, काली आंधी, और उसके बाद है कितने पाकिस्तान। इनसे सर्वाधिक प्रसिद्धि इनको प्राप्त हुई, यानी एक तो पत्रिका थी इनकी जिसका नाम था सारिका, एक तो सारिका है जिससे इन्हें लोक प्रसिद्धि प्राप्त हुई, लोगों में प्रिय हो गए, और एक है कितने पाकिस्तान, जिससे ये इनको सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त होती है। तो उपन्यास कौन कौन से हैं, वही बात, आगामी अतीत, डाक बंगला और काली आंधी, फिर है अंतिम और कितने पाकिस्तान। याद हो गया। ऐसे हमें याद करना है, वही बात, आगामी अतीत, डाक बंगला, काली आंधी और कितने पाकिस्तान। ठीक है बच्चों। उन्होंने आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण भी लिखे, यानी कि आत्मकथा भी लिखा उन्होंने, यात्रा वृत्तांत भी लिखा है और संस्मरण भी लिखा है। आपको पता है ना आत्मकथा क्या होती है, जब व्यक्ति कोई भी स्वयं के बारे में लिखता है तो उसे आत्मकथा कहा जाता है। और यात्रा वृत्तांत क्या होता है, जब कहीं व्यक्ति घूमने जाता है, जैसे कि मान लो आप लोग हिमालय गए घूमने के लिए, और आप में से किसी ने क्या किया, जो देख कर के आया ना, जो घूम कर आया, वो तब अपनी यात्रा का विवरण कर दिया, यानी कि जहाँ से आपने शुरुआत की और जहाँ गए आप क्या क्या देखा, वहाँ से किस प्रकार से आगे, उसका पूरा विवरण कर देते हैं, तो वह क्या कहलाता है, यात्रा वृत्तांत कहलाता है। संस्मरण कब लिखा जाता है, यानी मान लो दो व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, यानी कि वह उसका अंतरंग मित्र है, यानी कि सभी बातें, यानी कि जो गुप्त रहस्य की बातें होती हैं व्यक्ति इंसान की, तो वह भी उस दोस्त के बारे में उसको पता है,
तो जब वह नहीं रहता है तो उसकी स्मृतियों, उसकी यादों में संस्मरण लिखा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण भी लिखे, यानी कि कहानी संग्रह तो हमने पढ़ लिया, राजा निर्वंशिया कहानी संग्रह, और ऐसे ही हमने उपन्यास पढ़ा, कितने पाकिस्तान, वही बात, आगामी अतीत। ठीक है, इस प्रकार से तो ऐसे ही इन्होंने आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण भी लिखे हैं। कमलेश्वर की अनेक हिंदी फिल्मों एवं टीवी धारावाहिकों की पटकथाएं भी लिखी हैं, यानी कि कमलेश्वर जी ने बहुत सारे हिंदी फिल्मों और टीवी धारावाहिकों की पटकथाएं। इन पटकथा क्या होती है, जैसे आप लोग फिल्म या कोई नाटक देखते हो, फिल्म या नाटक आने से पहले जो दर्शाया जाता है आपके सामने, जो आप देखते हो आप लोग टीवी पर या कहीं पर भी, यानी कि उसकी पर्दे पर, टीवी पर छाई देखते हो, उससे पहले जैसे हम लोग कहानी लिखते हैं ना, ऐसे ही एक पटकथा लिखी जाती है। और ऐसी पटकथा जिसके बोल के साथ साथ चित्र भी चल सके, क्योंकि इसमें बहुत सारा परिवर्तित होता है। ऐसे नहीं है कहानी को ज्यों का त्यों कर देनी, कहानी होती है, मान लो उसके ऊपर यदि पटकथा लिखनी है तो ऐसा चित्र, ऐसा शब्द होना चाहिए जिस पर क्या चल सके, चित्र भी चल सके, क्योंकि हमें बोल के साथ साथ में चित्र को भी प्रदर्शित करना पड़ता है, उसे कहा जाता है पटकथा। तो इन्होंने हिंदी फिल्मों, टीवी धारावाहिकों की पटकथाएं भी लिखी हैं। कमलेश्वर की रचनाओं में तेजी से बदलते समाज का बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील चित्रण किया है, यानी कमलेश्वर जी की रचनाओं में तेजी से बदलते हुए समाज का बहुत ही मार्मिक संवेदनशील चित्रण किया है। आज की महानगरीय सभ्यता में मनुष्य के अकेले हो जाने की व्यथा को उन्होंने बखूबी समझा और व्यक्त किया है, यानी कि आज की जो महानगरीय सभ्यता है, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ही हमें आज़ादी मिली थी उसके बाद प्रत्येक गांव के शहरों में परिवर्तित किया जा रहा था। लोग क्या हो रहे थे, विस्थापित हो रहे थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको भेजा जा रहा था। तो ऐसे में जब व्यक्ति क्या हो जाता है, अकेला हो जाता है, तो उसकी व्यथा है, जो उसको दुख है, उन्होंने उसको बहुत अच्छे से समझा है और अपनी रचनाओं में उन्होंने व्यक्त किया है। कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे कि मान लो कुछ नालायक लड़के लड़कियां होती हैं जो अपने माँ बाप को छोड़ करके कहीं दूर चले जाते हैं। अब जो माँ बाप है, अब वो अकेला है, तो उसमें कौन कौन से दुख आए, किस प्रकार से उन्होंने जीवन यापन किया, उनको कमलेश्वर जी ने बहुत अच्छे से समझा है और अपनी रचनाओं में भी उन्होंने अच्छे से उनको लिखा है। कहने का तात्पर्य क्या है कि एक व्यक्ति के अंतर्गत कितने गहरे दुख छिपा हुआ होता है, किस प्रकार से वह अपना जीवन यापन करता है, उन सभी को बहुत ही स्पष्ट रूप से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। किसने? कमलेश्वर जी ने। इन्होंने बहुत सारे नाटक और फिल्मों के लिए पटकथाएं भी लिखी है, जिससे उनको पता है किस प्रकार से एक अकेला जीवन व्यक्ति किस प्रकार से दुखों के साथ, संघर्ष के साथ बिताता है। पाठ का सारांश, और यहाँ जो पाठ दिया हुआ है उसका नाम क्या है? जॉर्ज पंचम की नाक। जॉर्ज पंचम की नाक। और यह क्या है? एक कहानी है, और इसको इन्होंने किस रूप में लिखा है? व्यंग रूप में लिखा है। यानी व्यंग होता है ना, उपहास उड़ाना, यानी व्यंग रूप में आप किसी से बातें करते हैं, यानी कहते हैं ना कि भी तुम मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो, यानी व्यंग रूप में बातें करना। ठीक है, तो हमारे समाज में नाक की इज्जत का प्रतीक मानी जाती है। यानी जॉर्ज पंचम की नाक, जो ये नाक है ना, ये नाक हमारे समाज में इसे किसका प्रतीक माना जाता है? इज्जत का प्रतीक माना जाता है। यानी कहते हैं ना, नाक कटना, नाक काटना, ऐसे बहुत सारे मुहावरे भी प्रसिद्ध हैं। तो ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमारे समाज में नाक को किसका प्रतीक माना जाता है। तो किसका प्रतीक माना जाता है बच्चों? इज्जत का प्रतीक माना जाता है। इतना ही नहीं, नाक से जुड़े अनेक मुहावरे भी हिंदी में प्रचलित हैं, जिनमें नाक कटना और नाक काटना प्रमुख है। मुहावरे, इन मुहावरों का प्रयोग, ध्यान रखना, मुहावरों का प्रयोग हमेशा लाक्षणिक रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? लाक्षणिक। यदि लाक्षणिक की बात करें, यहाँ मूल शब्द लक्षण है और प्रत्यय क्या हो गया? एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है कि पहले बात हमें ये पता होना चाहिए, जो जॉर्ज पंचम की नाक जो कहानी लिखी है कमलेश्वर जी ने,
जो व्यंग के रूप में, कहानी के रूप में प्रदर्शित किया है। हमारे सामने एक पाठ है, हमारे सामने हमारी पुस्तक कीर्ति का भाग 2 में अध्याय 2 के अंतर्गत। तो ये नाक है, इसे हमारे समाज में, हमारे संसार में इसे किसका प्रतीक माना जाता है? इज्जत का प्रतीक। और नाक से संबंधित बहुत सारे मुहावरे भी हमारे हिंदी में प्रचलित हैं, जैसे नाक कटना, नाक काटना, ऐसे बहुत सारे मुहावरे क्या हैं? प्रमुख हैं, जो एक किंवदंतियाँ बन चुकी हैं, एक मुहावरा बन चुका है। लोगों के जुबान पर ऐसे ऐसे प्रतीक या ऐसे ऐसे मुहावरे नाक से संबंधित बहुत सारे एक आम बोलचाल भाषा, इन लोक भाषा हो चुकी है हमारे यहाँ। क्योंकि नाक जो होती है, उस नाक को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, वह हमेशा इज्जत के रूप में ही उसे प्रदर्शित करते हैं। इसी मुहावरे के अर्थ का विस्तार करते हुए इसका व्यंग्यात्मक उपयोग किया है। कमलेश्वर ने जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में सारा व्यंग नाक शब्द पर केंद्रित करते हुए, यानी कि जॉर्ज पंचम की नाक में ये जो कहानी है, इस पे सारा व्यंग नाक शब्द पर केंद्रित करते हुए लेखक ने अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की औपनिवेशिक दौर की मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट की है। यानी कि याद है आप लोगों को, मैंने बताया था कि नई कहानी आंदोलन के प्रमुख आगामी कवियों में कमलेश्वर जी गिने जाते हैं। तो हम जब हमारा भारत देश 1947 में स्वतंत्र हो गया था, 1950 में हमारा संविधान लागू हो चुका था, हम आज़ाद हो चुके थे, उसके बाद किस प्रकार से सत्ता के जो लोग हैं फिर भी अंग्रेजी हुकूमत है, जो जिसे गुलामी कहते हैं, चापलूसी करना, वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अब इसे छोड़ दो, अब आप लोग आज़ाद हो चुके हैं। पहले हम गुलाम थे, चलो ठीक है, चलता था, हम लोग किसी की चापलूसी कर रहे हैं या अंग्रेजी हुकूमत की बातों को मान रहे हैं, लेकिन अब तो हमें आज़ादी मिल चुकी है, कम से कम अब तो आप समझ जाओ। तो सत्ता के जितने भी लोग हैं, राजनीतिक जितने भी लोग हैं, आज भी जो अंग्रेजी हुकूमत की चापलूसी करते हैं, उनकी देख रेख के लिए अपना खुद का नुकसान कर बैठते हैं, यानी देश के बारे में नहीं सोच कर ज़्यादा उनके बारे में सोचते हैं, तो उन पर एक गहरी चोट की है। कैसे? औपनिवेशिक दौर की मानसिकता और विदेशी आकर्षण की गहरी चोट की है। हाँ, मानते हैं कि भारत देश में अतिथि देवो भव चलता है, सत्कार करो लेकिन गुलामी मत करो। ये चापलूसी करना नहीं होता। अतिथि देवो भव, आए उसका सम्मान करो बस, और से सम्मान उसे वापस भेज दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस प्रकार से हम भारत देश हमारा गुलाम था तब हम चापलूसी करते थे, अब तो हम आज़ाद हो चुके हैं। अब तो कम से कम जो अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद तो सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों अपने से तो मानसिकता, जो सोच है उनकी, विदेशी आकर्षण के प्रति जो उनकी सोच है, उनको बदलने के ऊपर इन्होंने तंज कसा है। इन बहुत ही पहना, बहुत ही तोड़, इस प्रकार से तंज कसा है कि जो चाकू होता है ना, पहना जैसे मारते हैं तो वह चुभ जाता है, ऐसे इन्होंने बात भी बहुत अच्छे ढंग से हमें पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। अपने कथ्य में सफल एक कहानी पत्रकारिता की सार्थकता को तो रेखांकित करती है, साथ में व्यावसायिकता पत्रकारिता के विरुद्ध भी खड़ी दिखाई देती है। यानी कि जो कहानी है जॉर्ज पंचम की नाक, यह क्या है? साथ में पत्रकारिता की सार्थकता तो को रेखांकित करती है, साथ में व्यावसायिक पत्रकारिता के विरुद्ध भी खड़ी दिखाई देती है। यानी कि पत्रकारिता की सार्थकता, यानी जो पत्राचार है, जैसे हम कहते हैं राजस्थान पत्रिका, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, उज्ज्वल, ऐसे बहुत सारे समाचार पत्र होते हैं ना, ऐसे ही यह जो सफल कहानी है जॉर्ज पंचम की नाम, यह एक तरफ तो पत्रकारिता की सार्थकता को अंडरलाइन करती है, रेखांकित करती है, दूसरा व्यावसायिक पत्रकारिता के विरुद्ध भी खड़ी दिखाई देती है। कौन सी? जॉर्ज पंचम की नाक, जो व्यंग रूप में लिखी है, किन्होंने? जो कमलेश्वर जी ने। किस नाम से? जॉर्ज पंचम की नाक के नाम से। कथाकार के साथ साथ कमलेश्वर सफल पत्रकार का रूप भी यहाँ देखा जा सकता है। यानी कहानी संग्रह तो बताया ही मैंने, बहुत सारी कहानी संग्रह लिखा है, साथ में उपन्यास भी, और यह भी बताया गया। इसके अलावा इन्होंने संस्मरण, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत भी लिखा है, और फिर यह भी बताया गया था क्या, इन्होंने बहुत सारे पत्रों का क्या किया है? संपादन भी किया है। क्या किया है? भी बहुत सारे पत्रकारों क्या किया है? संपादन भी किया है। तो यह चीजें हमें पता होनी चाहिए, किस प्रकार से हम लोग, किस प्रकार से हमारा जो जीवन है वह इन विदेशी हुकूमत के प्रति, विदेशी
हुकूमत के प्रति, अंग्रेजी राज के प्रति किस प्रकार से दबा हुआ है, उसको निखारने की कोशिश की है कि आप अभी भी दबो मत, अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं। तो ये सफल पत्रकार कैसे बताया जा चुका है पहले ही। क्या इन्होंने सारिका, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, इन पत्रों का क्या किया है, संपादन भी किया है। और कथाकार यानी कि कहानी, उपन्यास, संस्मरण, रेखा चित्र लिखा ही है। साथ में इन्होंने पटकथाएं भी लिखी है। पटकथाएं कब कहाँ किसके लिए लिखी जाती है, जैसे हम जो कुछ फिल्में देखते हैं, हम जो नाटक देखते हैं, तो उनके लिए इन्होंने बहुत सारी पटकथाएं भी लिखी है। तो एक कमलेश्वर जी कथाकार के साथ साथ एक सफल पत्रकार के रूप में देखा जा सकता है किस इस कहानी में। तो मैंने बताया ना, सारिका, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, इनका तो इन्होंने क्या किया, संपादन भी किया है। तो ध्यान रखना, इसमें हमें एक चीज नहीं बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। अब देखिए शब्दसार। शब्दसार क्या होता है, जिसे हम लोग शब्दार्थ के नाम से जानते हैं। यानी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमारी जो जॉर्ज पंचम की नाक कहानी है, जॉर्ज पंचम की नाक जो कहानी दी हुई है यहाँ पर, उसमें कुछ शब्दार्थ ऐसे आए हैं जिनका अर्थ हमें जानना बहुत ही जरूरी है, वरना फिर ये अध्याय, ये कहानी हमें समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहला शब्द आ रहा है आपके सामने, बैसाखता। क्या आ रहा है, बैसाखता। बैसाखता का अर्थ क्या होता है, स्वाभाविक रूप से। और स्वाभाविक में जाने तो स्वभाव यहाँ मूल शब्द है, और इक क्या है बच्चों, यहाँ पे प्रत्यय जुड़ा हुआ है स्वाभाविक शब्द में। तो बैसाखता क्या होता है, बैसाखता क्या होता है, स्वाभाविक रूप से। ऐसे ही नाजनीनो, नाजनीनो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कोमलांगी। क्या होता है, कोमलांगी। तो ध्यान रखना, देखो कुछ शब्द मैंने गहरा काला किया, बोल्ड किया हुआ है, क्यों, वो महत्वपूर्ण शब्द हैं, वो शब्द तो आप लोगों को याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो बैसाखता क्या हो गया, स्वाभाविक रूप से। नाजनीनो का अर्थ क्या हो गया, कोमलांगी हो गया बच्चों। लाटों, लाटों का अर्थ क्या होता है, खंबा या मूर्ति। क्या होता है, खंबा या मूर्ति। तो बैसाखता स्वाभाविक रूप से, नाजनीनो, नाजनीनो कोमलांगी, लाटों, लाटों का अर्थ होता खंबा या मूर्ति। अब ये खंबा या मूर्ति किसके लिए आया है, यहाँ पर जॉर्ज पंचम के लिए आया है, जॉर्ज पंचम की नाक। अब इसी मूर्ति पर क्या दिखाई नहीं देती है, नाक। और यहाँ पर जो हमारे सत्ता के लोग हैं ना, जो चापलूसी करते हैं, अंग्रेजी हुकूमत के दबाव में रह रहे, विदेशी आकर्षण के प्रति आकर्षित तो हो रहे हैं, वे लोग, वे नालायक कितने ऐसे लोग हो गए कि उन्हें मानवता भी उनके नीचे से निकल गई है, बिल्कुल भी उनमें मानवता बची नहीं है। क्यों, क्योंकि उन्हें मुर्दों की कभी लकड़ी की, कभी लोहे की, मतलब बहुत सारे नाक, फिर अंत में जिंदा एक नाक लगाई जाती, जिंदा इंसान की, यानी कि मर जाता है उसका नाक काट के लगाया जाता है, उसी के नीचे पानी भर दिया जाता है जिससे कि वह सूखे नहीं। तो इस प्रकार से सत्ता का ऊपर भी इन्होंने तंस कसा है। तो यहाँ जो लाटों होता है, लाटों का अर्थ क्या होता है, खंबा या मूर्ति। नाजनीनो कोमलांगी, बैसाखता स्वाभाविक रूप से। खैर ख्वाहों का अर्थ भलाई चाहने वाले, यानी खैर ख्वाह क्या होता है, यानी जो एक दूसरे की, जैसे कि मान लो मैं हूँ, मैं किसी की भलाई चाहता हूँ, तो मुझे क्या कहा जाए, खैर ख्वाह कहा जाएगा। खैर ख्वाहों यानी कि भलाई चाहने, यानी कि ये क्या है, बहुवचन शब्द हो गया यहाँ पर। ऐसे ही दारोमदार, दारोमदार का अर्थ क्या होता है, किसी कार्य के होने या न होने की पूरी जिम्मेदारी या कार्यभाव। दारोमदार क्या होता है, किसी कार्य के होने या न होने की पूरी जिम्मेदारी। कहते हैं ना कि मैं दारोमदार लेता हूं, मैं यह कार्य पूरा तरह अच्छे तरह से करूंगा। तो दारोमदार क्या होता है, किसी कार्य को पूर्ण रूप से करने की जिम्मेदारी ले लेना, पूरा कार्यभार स्वयं संभाल लेना, उसे क्या कहा जाता है, उसे दारोमदार कहा जाता है। ऐसे ही अचकचाया, अचकचाया क्या होता है, चौंक उठना या भौचंका हो जाना, यानी कि अचकचायन क्या है, अचंभित हो जाना, यानी कि कहते हैं ना कि मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई आके डरा देता है तो एकदम से क्या हो जाता है, चौंक जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, अचकचाया कहा जाता है। तो ये कुछ शब्द से बच्चों जो आप लोगों को याद करने, यदि आपको जॉर्ज पंचम की कहानी अच्छे से पढ़ना है, यदि हमें याद करना है, कोई अभ्यास प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं आए, तो ये शब्दार्थ तुम्हें याद होने चाहिए। इनमें ज्यादा कुछ नहीं है, ये 3 शब्द तो याद रखना ही है। कौन कौन से, बैसाखता जो स्वाभाविक रूप से है, नाजनीलो, कोमलांगी, लाटों, खंबा या मूर्ति, और तो आप लोग वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को कमलेश्वर जी के जीवन परिचय और जॉर्ज पंचम की नाक जो कहानी है उसका सारांश अच्छे से समझ में आ गया होगा।
ऐसा मैं अनुभव कर सकता हूँ। तो बच्चों इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।